बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। ख़बर यह है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो गुफ्तगू इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रही है और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उस गुफ्तगू पर एतमाद किस हद तक कर रहे हैं और कौन से दोस्त ममालिक हैं जो इस गुफ्तगू में जामन के तौर पर सामने आ रहे हैं और उसके बाद मियाँ साहब क्या फ़ैसला करने जा रहे हैं, ये सारी वो सूरत हाल है जो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान के हालात किस कदर ख़राब हैं, माशी हालात यहाँ पर किस कदर अफरा तफरी, जो बाख्तियार लोग हैं, जो हुकूमत में लोग हैं, जो माजी से यानी जो मतलब शुरू से हुकूमत में चलते आ रहे हैं, जब से उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया तो वो हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं और पहले पाक फ़ौज में रहे, फिर पाक फ़ौज के साथ साथ चलते चलते फिर मुशर्रफ के साथ रहे। मैं बात कर रहा हूँ ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब की। ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब जो हैं ये ननकाना साहब से बिलोंग करते हैं और इनका जो माजी है वो ये है कि जनाब ये होम सेक्रेटरी रहे पंजाब के, फिर इसके बाद ये जो हैं आईबी के मतलब हेड रहे, डीजी आईबी रहे, फिर ये अब वज़ीर हैं। 2018 में इलेक्ट हुए थे, परवेज़ मुशर्रफ के बड़े करीबी समझे जाते थे और इन्होंने 1971 की जंग में भी हिस्सा लिया हुआ था। अच्छा, अब ये ब्रिगेडियर साहब जो हैं ये मतलब मैंने इनका बैकग्राउंड सिर्फ इसलिए बताया कि ये आपको अंदाज़ा हो सके कि ये वो शख्स है जो कि इक़्तिदार में मुसलसल कम व बेश पिछले मतलब को 31 साल से इक़्तिदार में चलता आ रहा है। ठीक है, यानी जब आप डीजी आईबी होते हैं तो आप इक़्तिदार में होते हैं, उससे पहले जब आप ब्रिगेडियर होते हैं तो आप इक़्तिदार में होते हैं। पाकिस्तान में तो यही होते हैं ना। फिर उसके बाद जनाब आप मिनिस्टर बन जाते हैं या आप इतने करीब होते हैं परवेज़ मुशर्रफ के कि वो आप पर हर किस्म का ट्रस्ट करता है। बल्कि ब्रिगेडियर साहब इतने करीब थे परवेज़ मुशर्रफ साहब के कि मैं आपको याद दिलाऊँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं उनकी जो शहादत का वाक़या है उसमें जिन लोगों के नाम थे उनमें एक ब्रिगेडियर साहब भी मौजूद यही थे। ये जो है ना अपना एजाज शाह साहब, इनका भी नाम लिया जाता था कि ये भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये मतलब उस वक़्त सारी बातें हुई थी, इन्वेस्टिगेशन भी हुई। फिर ज़ाहिर है कि लोगों ने वो जो यूएन की टीम आई थी, स्कॉटलैंड की टीम आई थी, उन्होंने इन्वेस्टिगेट वगैरह किया था। तो वो ये इतने बाअसर, मेरा मतलब कहने का है कि इतने बाअसर थे, ये आज भी इतने बाअसर हैं कि ये वफाकी वज़ीर बाय एंटी नारकोटिक्स हैं और इन्होंने अपने जो साहबजादे को वसीयत की है, मतलब वसीयत को आप ज़रा इन्वर्टेड कॉमर्स में लें क्योंकि वो रिटर्न फॉर्म में नहीं है, मतलब वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने जो वसीयत की है वो ये किया है कि पुत्र गल है कि जड़ियाँ साड़ी ननकाने ज़मीनां ने वो तो मुश्तरका खाता है ना, ख़ानदान की ज़मीनें हैं, वो आप उनको छेड़ेंगे तो फिर नवे रोले पैणगे, कहेगा मेरे अन्ना हिस्सा बनता है, कि नवी लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो उसको तुम वहीं पर रहने दो और जो कुछ मैंने कमाया है, जो कुछ यानी ब्रिगेडियर साहब ने अपनी ज़िंदगी में जायदाद बनाई है उसको बेचो और इस मुल्क से चले जाओ, क्योंकि मुझे कोई हालात अच्छे दिखाई नहीं दे रहे, मुझे नहीं लग रहा कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये सारी बात उन्होंने जो की है, ये जनाब जवेद लतीफ़ साहब जो हैं ये 17 नवंबर को उन्होंने ये बात की थी, ये पार्लियामेंट के इजलास के दौरान। जवेद लतीफ़ साहब ये और जो चौधरी सरवर ग़ुलाम सरवर साहब और ग़ुलाम सरवर खान साहब और एक दो और लोग आपस में पार्लियामेंट के अंदर बैठे थे। वहाँ पर उन्होंने बताया कि मैं तो भाई अपने पुत्र नूं क्या तू वेच के निकल जा, इस मुल्क के कोई मुस्तकबिल मैंने दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि ये मतलब हालात हैं, जो जानने वाले लोग हैं ना, जो बाअसर लोग हैं, जो 20-20 साल से हुकूमतों का हिस्सा हैं और जो बाख्तियार लोग हैं, वो अपनी औलाद को ये सजेस्ट कर रहे हैं और सानता इमरान हाँ कही जा रहा है कि सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा है, मैं जनाब हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, मैं जनाब इत्थे सस्ता राशन दे रहे हैं, मैं जनाब इत्थे रोज़गार दे रहे हैं। मतलब साढ़े लिए सारी लिप सर्विस है वे आपके और मेरे बच्चों के लिए। ना कोई स्कूल अच्छा है, ना कोई अस्पताल अच्छा है, ना कहीं इलाज फ्री है, कुछ नहीं है। लेकिन हमें जो है ना क्या कहना चाहिए, तोता कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, मुसलसल तोता कहानियाँ ये सुनाई जा रहे हैं और अपने बच्चों के लिए क्या सोच रहे हैं। मुल्क का वज़ीर आज़म अपने बच्चे इत्थे नहीं लैके आ रहे यार। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की औलाद पाकिस्तान में नहीं है, वो यहाँ पे पैदा हुई, रहती यहाँ पे नहीं है। वो कहाँ पे रह रही है? वो रह रही है इंग्लैंड में। किन के पैसों पल रही है? इनके सोहरियां के पैसे दोते। भाईजान अगर ये मुल्क इतना अच्छा कर दिया खान साहब ने तो फिर अपने बच्चे तो लैके आओ ना।
सीधी सी बात है, आप अपनी औलाद से ज़्यादा किसी से प्यार कर नहीं सकते। मेरा ख्याल ये है कि आपको अपनी औलाद से ज़्यादा अजीज़ होती है। तो खान साहब अगर नया पाकिस्तान आपने बना लिया है, आपके ख्याल में नया पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त हो गया और यहाँ पर लोग जो हैं बड़ी चैन की बांसुरी बजा रहे हैं और सुख की नींद सो रहे हैं, तो भाई ना उन्होंने बच्चों भी लै आओ, भी साड़ी मतलब साड़ी धरती की औलाद है ना, आपका ब्लड है, यहाँ पे ले आए, यहाँ पर ला के उनको रखे। लेकिन वो यहाँ पर नहीं लेके आ रहे, इसलिए कि उन्हें असल हकीकत का पता है कि असी तो इत्थे आए हैं डंग टपाऊ पॉलिसी से, साड़ी तो लगी मौज मस्ती, असी तो इस कौम को लाया यानी एक ट्रक की बत्ती मगर, तो बस ठीक है असी निकल जाना परले पासे। माजी के भी बहुत सारे हुक्मरान जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं हैं, वो पाकिस्तान में नहीं रहते रहे, अभी भी नहीं हैं, उनकी औलादें भी पाकिस्तान। परवेज़ मुशर्रफ साहब, यार बाकी बातें छोड़ें, परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं उनकी औलाद, जब वो परवेज़ मुशर्रफ साहब जी सदर पाकिस्तान थे, यानी अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 2-2 3-3 टोपियाँ उन्होंने पहनी हुई थी, सदर पाकिस्तान थे, आर्मी चीफ थे, चीफ एग्जीक्यूटिव थे, इसके बावजूद उन्हों का बेटा बिलाल मुशर्रफ अमरीका च रहिंदा सी, उनकी बेटी अमेरिका में रहती थी, वो यहाँ पर नहीं रहती थी। उनकी जो वालदा मोहतरमा थी वो भी अपने बच्चे पोतो पोती के साथ वहाँ पे रहती थी, इत्थे नहीं सी रहती। ठीक है, तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये आखिर क्या वजह है कि हुक्मराना की औलाद जी बाहर होंगी है तो सानू इत्थे कही जाते हैं कि सब अच्छा है। इसका मतलब सिर्फ सिंपल है, सादा है कि वो सानू ला रहे ने, क्या कहना जी, बेवकूफ़ बना रहे, इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है। हमें खुद अपनी किस्मत के फ़ैसले करने की तरफ आना होगा और चीज़ें जो हैं वो इख्तियार जो है, जो आइन ने हमें दिया, वो उसको अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। मेरा यही ख्याल है। हो सकता है मैं इस वक्त शायद कोई जज्बाती होकर बात करूँ, पर मैं किमें ना वहाँ पाए ना ब्रिगेडियर जाश है, सिटिंग मिनिस्टर है, वो बड़े पुत्र को कह रहे नस जा, मतलब ये आप अंदाज़ा लगाएं, सानू कह रहे हैं सब अच्छा है, अपने हल्के के आवाम नहीं दस रहे असल गल, बात समझ रहे। वो मुख्तारिया गल वध गई है, आपने सुना है ना वो क्या नाम था उसका, नदीम अफजल चंद साहब ने जो कहा था कोरोना फैलते से पहले कि अपने एक जो कार खास को फ़ोन करके कि मुख्तारिया वड़ जानी दिया गल वध गई, हुकूमत दसदी नहीं पई, तो पाए ने इत्थे भी गल वध गई है, हुकूमतां तुहानूं दसदियां नहीं पईयां। हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि आज इस वक्त जब मैं वीलॉग कर रहा हूँ तो अब से कुछ देर बाद, जब तक ये मेरा वीलॉग आएगा शायद तब तक ये डेवलपमेंट हो गई हो, हुकूमत मिनी बजट पास करवाने जा रही है, अब कबीना से इसकी मंजूरी लेगी। अभी कबीना का इजलास चल रहा है, 350 अरब के नए टैक्स लगने हैं सर, ठीक है, और 200 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स हैं जिन पर कटौती की जाएगी कि असी तरक्याती फंड नहीं, असी तरक्याती खराजात नहीं करने, असी नवीं सड़क, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल नहीं बनाने पाए ना, 200 अरब रुपये का उसमें कट लगेगा। 350 रुपये का जो है वो नए टैक्स लगाएंगे, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो इकानमी है उसमें से 550 अरब रुपया आवाम की जेबों से निकाल लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। आपके मेरे खून से जो कमाए हुए पैसे हैं उसमें से 550 रुपया हुकूमत बोझे पालेगी। देना किनू है? ओ भाई IMF, ठीक है। और ये जो यहाँ पर गवर्नर स्टेट बैंक को जिस तरीके से वो ला रहे हैं और जो बिल पास करने जा रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है कि फिर उस तो बाद जिहड़ा अकलमंद आदमी है ब्रिगेडियर जाशा वर्गा, वो यही कहना बनता है कि भाई ना अपनी औलाद नूं कढ़ देवे तो। और जो ब्रिगेडियर इजाज़ शाह साहब हैं वो अब ये अगर आज बिल की सपोर्ट करेंगे तो मेरे ख्याल में मुनाफकत करेंगे, इसलिए कि अगर उनके हकीकत का पता है तो फिर उनको चाहिए कि वो मुहिब वतन होने का सबूत दें और फिर इसके ख़िलाफ़ खड़े हों। पर पाए ने एडा हौसला कौन लियावे? देखें ना, ज़िंदगी के इतने साल गुजार लिए हैं, मतलब यकीनी तौर पे ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो 80 के करीब होंगे, 75 प्लस तो होंगे, लेकिन बंदे का दिल तो नहीं ना करता, भावें एंड आ जाए बंदे होप लगी रहती कि नहीं यार 2 झूठे होर ला, 2 मज़े होर ला, तो वो उस चक्कर में है भाई सारी ज़िंदगी आदत पई। बाहर लिए बात अपनी जगह पे है, लेकिन इस सारी सूरत हाल को बताने का मेरा मकसद ये था कि इतने बुरे हालात हैं, जभी तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नवाज शरीफ दे अगे झुकी पई है। झुकी पई का लफ्ज़ भी आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लें कि उनसे कह रही कि भाई ना आइयो तो हालात संभाल लो, लेकिन मियाँ साहब जो हैं वो
या उनकी फैमिली के लोग जो हैं वो इन पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं, इसलिए कि वो कहते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को भी जब वापस लाया गया था अक्टूबर 2007 में, तो आते ही सबसे पहले उनको उनके जो वेलकम करने वाला जुलूस था उसमें खुदकश हमले हुए, 250 के करीब जो लोग वहाँ पर शहीद हुए, बेतहाशा ज़ख्मी हुए, वो लकीली बच गई। और उसके बाद 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में उनको निशाना बना दिया गया और वो शहीद हो गई। तो गारंटियाँ तो उत्थे भी सर, कोंडाली ज़रा इसकी किताब पढ़ ले, उसमें उन्होंने कहा था कि हमने गारंटी की थी कि इनकी जो है ना उनको कुछ नहीं होगा। फिर ये जो है और ममालिक जो थे वो भी उसमें शामिल थे गारंटी करने में, तो भाई उन्होंने गारंटी नहीं मानी गई। यहाँ पर परवेज़ मुशर्रफ साहब या उनकी जो रजीम थी वो उनको, या पीपल्स पार्टी ले तो कहते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ ने मार दिया। खुद बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जो मार्क सहगल को लिखी हुई ईमेल है उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि मुझे उसने ये रात कहा है कि जनाब अगर तुम मेरे उसके मुताबिक नहीं चलोगी तो मैं तुम्हारी सिक्योरिटी गारंटी नहीं करता। तो फिर इसका मतलब है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो परवेज़ मुशर्रफ जिम्मेदार होगा। तो ये उन्होंने गवाही भी दी थी मार्क सहगल साहब ने, लेकिन मतलब है कि खानदान वाले डरे पे ने, वो कहते ने बेटी खास तौर पर ज़ाहिर है मरीम नवाज शरीफ साहबा को खतरा है, वो कहती कि यार है बेनज़ीर ने इन्होंने इतने ले आके करता तो फिर तेरे नाल भी कर सकते हैं, नवाज शरीफ साहब के साथ भी हो सकता है। तो ये ख़तरा मौजूद है मियाँ साहब के जो चाहने वाले हैं, जो उनके ख़ानदान के लोग हैं, उनके जहनों में ये ख़तरा मौजूद है। लेकिन 3 ममालिक हैं जो इस बात के ज़ामन बन रहे हैं, मेरी इतलात के मुताबिक चीन उसमें शामिल है, कतर है और सऊदी अरेबिया है कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब को मुकम्मल सेफ़ जो है वो यानी एंट्री दी जाएगी पाकिस्तान के अंदर। वो बताया जो जा रहा है, पता नहीं मियाँ साहब ने ज़ाहिर है हतमी फैसला मियाँ साहब ने करना है, तो वो बताया ही जा रहा है कि मियाँ साहब जनवरी में पाकिस्तान आ जाएंगे और जनवरी में पाकिस्तान आएंगे तो उसके बाद ज़ाहिर है जेल जूल ही जाएंगे। जैसे सलीम साफ़ी साहब ने कहा था कि वो जेल जाएंगे, वहाँ से उनकी बेले शेलें होंगी, मुकदमात ख़त्म होंगे और मार्च तक का महीना आ जाएगा। इस दौरान अगर इन हाउस चेंज आ गई, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गया या आसिफ जरदारी बन गया, इन हाउस चेंज मतलब आ गई तो वेल एंड गुड, वरना फिर 23 मार्च की तारीख तो दी ही है महंगाई मार्च के खिलाफ और फिर लॉन्ग मार्च मियाँ साहब क़यादत करेंगे तो फिर देखी जाएगी फिर जो थे हालात पहुँचेंगे। तो जो मेरे ज़राए कहते हैं वो कहते हैं कि मियाँ साहब ये सारा रिस्क लेने को ज़हनी तौर पर तैयार हो गए हैं अब, और वो कह रहे हैं कि ठीक है यार मुल्क के लिए कुछ तो करना है ना। अब हम मतलब 3 बार इस मुल्क ने मुझे वज़ीर आज़म बनाया है, तो ये तो नहीं हो सकता कि मैं अब मतलब वहाँ पर हालात इतने ख़राब हों तो मैं भाई थे बैठा रहा। ठीक है, तो इस तरह की सूरत हाल है। अब देखते हैं मियाँ साहब का फ़ैसला है वो क्या करते हैं, कब तक उसका इसको हतमी डिसीजन लेते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून वाले सरदार याद सादक साहब, जवेद लतीफ़ साहब और बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़े होपफुल हैं कि मियाँ साहब जनवरी में आ जाएंगे, जनवरी से फरवरी में आ जाएंगे। और बाकी मामला जो उनके साथ तय हो रहे हैं वो अपनी जगह पर तय हो रहे हैं। जहाँ तक ये मिनी बजट की पास बात है तो मिनी बजट जो है वो कहा यह जा रहा है कि ये पास कराना इसलिए ज़रूरी कि IMF का ट्रस्ट गेन करना ज़रूरी है, अदरवाइज पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। मेरे ख्याल में ये एक टकोसला है, इसलिए कि अगर मिनी बजट पास भी हो गया, IMF से का एतमाद भी ले लिया तो अवाम के हालात तो कोई नहीं बदलने, वो तो इंज दे इंज ही ने। लिहाजा मैं नहीं समझता कि ये मतलब सिर्फ साढ़े खून चो मतलब इन्होंने निचोड़ना, खून निचोड़ना हो और इन्होंने कुछ नहीं करना, ये मेरा ख्याल है। हो सकता है मैं गलत हूँ, आपका जो भी ख्याल होगा बराए मेहरबानी लिख दीजिएगा, लेकिन डिसेंसी के साथ। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।